स्वागत। आज हम एक ऐसे हिंदी उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं जो लिखा तो गया था लगभग 80 साल पहले, पर उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उपन्यास है जैनेंद्र कुमार का त्यागपत्र। एक ऐसी कहानी जो अपने समय से इतनी आगे थी कि आज भी हमें थोड़ा असहज कर सकती है, हमें सोचने पर मजबूर कर सकती है। बिल्कुल। और यही तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का बड़ा सवाल है। 1937 में लिखा गया एक उपन्यास आज के मतलब टिंडर और हैशटैग गर्ल बॉस के जमाने में हमें क्या सिखा सकता है। सवाल बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत है वो इस उपन्यास का एक बहुत गहरा विश्लेषण है और मुझे लगता है इसका जवाब हमें शायद हैरान कर सकता है। तो चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं। और इस कहानी का दिल है इसकी नायिका मृणाल। स्रोत के मुताबिक वो कोई आम किरदार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शिक्षित है, स्वाभिमानी है और सबसे जरूरी स्वतंत्र विचारों वाली है। इन शब्दों पर थोड़ा रुकते हैं। उस दौर में एक महिला का शिक्षित होना ही अपने आप में बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्वतंत्र विचारों वाली होना, वो तो एक तरह की बगावत थी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसने किताबें पढ़ी हैं, नहीं, बल्कि वो उन किताबों से मिली जानकारी का इस्तेमाल दुनिया को अपनी नजर से देखने के लिए कर रही है। सही कहा। मतलब वो समाज की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने से इनकार कर रही है। वो अपनी कहानी खुद लिखना चाहती है, अपने नियम खुद बनाना चाहती है। और यहीं से उपन्यास का असली ड्रामा शुरू होता है। जब उसकी जिंदगी में प्रोफेसर प्रणव आते हैं। हाँ, प्रोफेसर प्रणव। स्रोत बताते हैं कि वो एक प्रगतिशील पुरुष है, समाज और शिक्षा से जुड़े हुए। कागज पर तो ये एक आदर्श जोड़ी लगती है, एक स्वतंत्र महिला और एक प्रगतिशील पुरुष। ऐसा लगता है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। और ऊपरी तौर पर सब ठीक था भी। दोनों के बीच गहरा प्रेम था, सम्मान था। लेकिन मृणाल का प्रेम एक शर्त के साथ आता था। एक ऐसी शर्त जो उसके वजूद से जुड़ी थी। और वो शर्त क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता। वो एक ऐसा प्रेम चाहती थी जहां उसे अपने स्व का, अपनी पहचान का एक अंश भी खोना न पड़े। अच्छा, तो फिर समस्या कहाँ थी? क्या प्रणव उतने प्रगतिशील नहीं थे जितने दिखते थे? समस्या ज्यादा गहरी और सूक्ष्म थी। प्रणव कोई बुरे इंसान नहीं थे। नहीं, वो वाकई मृणाल से प्रेम करते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। लेकिन वो भी तो उसी समाज की पैदाइश थे। सही। जो स्त्री को एक हद तक ही आजादी देना जानता है। उनके प्रेम में शायद अनजाने में ही सही एक स्वामित्व की भावना थी, एक पॉजेसिवनेस। हाँ, बिल्कुल वही। वो उसे प्यार तो करते थे, लेकिन शायद उसकी आत्मा की उस असीम स्वतंत्रता के विचार से पूरी तरह सहज नहीं थे। ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि किसी विलेन को पहचानना आसान होता है। हाँ, लेकिन एक अच्छे प्रेम करने वाले इंसान के अंदर छिपी हुई पितृसत्ता को देखना, वो ज्यादा मुश्किल और शायद ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। वो आपको बेड़ियों में नहीं बांधते, बस आपकी उड़ान की एक सीमा तय कर देते हैं। और मृणाल इसी सीमा को महसूस कर लेती है। हाँ, उसे एहसास होता है कि इस रिश्ते में उसे प्यार मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी, लेकिन वो खुद को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएगी। उसे अपने पंख फैलाने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। सही कहा। और यहीं पर कहानी का वो मोड़ आता है जो इस उपन्यास को अमर बना देता है। त्यागपत्र। वो प्रणव को और उस रिश्ते के भविष्य को एक त्यागपत्र दे देती है। ये शब्द अपने आप में कितना शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। ये कोई गुस्से या दुख में लिया गया फैसला नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक औपचारिक, सोचा समझा, तर्कपूर्ण निर्णय है। त्यागपत्र देना ये दिखाता है कि वो इस रिश्ते को एक नौकरी की तरह देख रही थी जिसमें उसकी आत्मा का दम घुट रहा था। और जब शर्तें पूरी नहीं हुई तो उसने इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो एक सुरक्षित भविष्य के विचार को ठुकराकर एक अनिश्चित लेकिन स्वतंत्र वर्तमान को गले लगा लेती है। आप जानते हैं, मैं जितना इसके बारे में सोचती हूँ, मुझे ये त्यागपत्र कम और अपने वजूद का स्वीकार पत्र ज्यादा लगता है। वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा नजरिया है। वो रिश्ते को नहीं त्याग रही, वो उस सामाजिक ढांचे को त्याग रही है जो उसे छोटा बना रहा था। असल में तो वो खुद को स्वीकार कर रही है। और ये उपन्यास की आत्मा को पकड़ता है, क्योंकि जैनेंद्र यहाँ त्याग के पारंपरिक अर्थ को ही पलट रहे हैं। वो कैसे? आमतौर पर, खासकर महिलाओं के लिए, त्याग का मतलब होता है अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को दूसरों के लिए, परिवार या पति के लिए छोड़ देना।
अपने स्व को मिटा देना। हाँ, त्याग को एक महान गुण माना जाता है, एक बलिदान। लेकिन यहाँ मृणाल अपने स्व को पाने के लिए बाकी सब कुछ त्याग रही है। वो प्रेम, समाज, सुरक्षा सब कुछ छोड़ देती है ताकि वो खुद को पा सके, अपनी शर्तों पर जी सके। ये त्याग बलिदान नहीं बल्कि मुक्ति की घोषणा है। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता का ऐलान है। और यही इस उपन्यास की सबसे क्रांतिकारी बात है। तो मृणाल का ये फैसला, जो उस दौर में लगभग अकल्पनीय था, हमें कहानी के गहरे विषयों की ओर ले जाता है। सही। कहानी की असली ताकत इस फैसले में नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे हुए सवालों में है। स्रोत के मुताबिक एक बड़ा सवाल प्रेम और विवाह के रिश्ते पर है। हाँ, उपन्यास ये सवाल पूछता है कि क्या हर प्रेम का अंत विवाह होना जरूरी है, और क्या विवाह प्रेम की गारंटी है। मृणाल का फैसला दिखाता है कि वो प्रेम को विवाह के सामाजिक संस्थान से ज्यादा महत्व देती है। जब उसे लगता है कि विवाह उसके प्रेम की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा, तो वो प्रेम को बचाने के लिए विवाह को ही त्याग देती है। यानी वो रिश्ते की पवित्रता को सामाजिक मुहर से ज्यादा अहम मानती है। ये आज भी कितना प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर सामाजिक दबाव में रिश्ते निभाते रहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा विषय जो इसी से जुड़ा है, वो है आत्मनिर्भरता बनाम सामाजिक स्वीकृति की लड़ाई। अच्छा। मृणाल एक ऐसा रास्ता चुनती हैं जहां उसे सामाजिक स्वीकृति शायद कभी नहीं मिलेगी। समाज की नज़र में वो एक अकेली, अधूरी, शायद बिगड़ी हुई औरत कहलाएगी। लेकिन वो ये कीमत चुकाने को तैयार है। हाँ। क्यों? क्योंकि इसके बदले में उसे जो मिल रहा है वो अनमोल है। उसका आत्मसम्मान, उसकी अपनी पहचान। और ये हमें लेखक की शैली पर लाता है, जो इन गहरे विषयों को इतनी खूबसूरती से सामने रखती है। स्रोत में जैनेंद्र जी की भाषा को गंभीर, भावनात्मक और दार्शनिक बताया गया है। अच्छा। वो कहानी सुनाते नहीं, महसूस करवाते हैं। मतलब वो सीधे सीधे नहीं कहते कि मृणाल के मन में क्या चल रहा है। नहीं, वो संवादों और मृणाल के आंतरिक मंथन के जरिए पाठक को सीधे उसके मन के तूफान में उतार देते हैं। आप उसके द्वंद्व को जीते हैं, उसकी घुटन महसूस करते हैं। और अंत में जब वो फैसला लेती है तो आपको उसकी मुक्ति का एहसास होता है। बिल्कुल। ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो एक्शन से ज्यादा किरदारों के मन के भीतर घटता है। तो चलिए अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये सब जानने के बाद ये उपन्यास आज हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? 1937 की एक कहानी आज के दौर से कैसे बात करती है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता इसी बात में है कि उपन्यास जो सवाल उठाता है वे आज भी जिंदा है, शायद और भी ज्यादा जटिल रूपों में। आज भी समाज में इन मुद्दों पर बहस जारी है, घरों के अंदर भी और बाहर भी। जैसे कि एक महिला का अपने सम्मान के लिए एक स्थापित प्रेम संबंध को छोड़ देना, ये विचार आज भी पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। आज भी अक्सर यही सलाह दी जाती है कि थोड़ा समझौता कर लो, रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, इतना मत सोचो। हाँ, और मृणाल का किरदार इसी समझौते की राजनीति पर ही सवाल उठाता है। वो पूछती है कि हमेशा समझौता स्त्री ही क्यों करे। सही बात है। और दूसरा सवाल जो आज भी उतना ही अहम है, एक रिश्ते के भीतर एक व्यक्ति की, खासकर एक महिला की स्वायत्तता का क्या मतलब है? क्या उसका अपना करियर, अपने दोस्त, अपनी राय रखना उस रिश्ते के लिए खतरा है? मृणाल की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सच्चा साथी वो है जो आपकी स्वतंत्रता का जश्न मनाए, उससे डरे नहीं, जो आपकी उड़ान में हवा भरे, आपके पंख काटने की कोशिश न करे। बिल्कुल। और ये सवाल भी कि क्या एक स्त्री का जीवन विवाह के बिना अधूरा है? हाँ। हमारा समाज आज भी सिंगल स्वतंत्र महिलाओं को एक खास नजर से देखता है। हाँ, कभी दया की तो कभी शक की। सही। मृणाल का चरित्र दशकों पहले इस धारणा को चुनौती दे गया था। वो कहती है कि अधूरापन किसी रिश्ते के न होने में नहीं, बल्कि एक गलत रिश्ते में अपनी पहचान खो देने में है। तो ये उपन्यास सिर्फ उस जमाने की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो आत्मसम्मान और प्रेम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये हमें एक और गहरे सवाल की ओर ले जाता है, क्या आत्मसम्मान और प्रेम के बीच वाकई संतुलन बनाना होता है, या ये दोनों एक ही चीज के हिस्से हैं? मृणाल के लिए तो वे अविभाज्य थे। उसके लिए जिस प्रेम में आत्मसम्मान नहीं, वो प्रेम ही नहीं था। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो कह सकते हैं कि त्यागपत्र सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह है नारी की पहचान, आत्मसम्मान और त्याग की एक नई क्रांतिकारी परिभाषा का दस्तावेज है। ये एक साहित्यिक कृति से बढ़कर एक वैचारिक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति, विशेषकर एक स्त्री, सामाजिक दबावों के खिलाफ खड़ी हो सकती है,
अपनी आत्मा की आवाज सुन सकती है। ये मृणाल के माध्यम से एक व्यक्ति की अपनी शर्तों पर जीने की घोषणा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा त्याग दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए करना पड़ता है। हाँ, अपनी अखंडता को, अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बताइए। उपन्यास त्याग को आत्म पहचान के लिए एक सचेत चुनाव के रूप में प्रस्तुत करता है। अगर हम आज के आधुनिक रिश्तों को देखें, चाहे वो रोमांटिक हों, पारिवारिक हों या फिर हमारे काम की जगह पर हों, वे कौन से सूक्ष्म छोटे छोटे समझौते हैं जो हम रोज करते हैं, और कब ये समझौते धीरे धीरे हमारी अपनी मूल पहचान के त्याग जैसा महसूस होने लगते हैं। वो महीन रेखा कहाँ है? हाँ, वो महीन रेखा कहाँ है जहां साझेदारी निभाना और अपने स्व को खो देना